हल्ला नहीं कीजिए, शांत से रहिए। चलो तो पहले आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट है ना। वह टेस्ट दीजिए है ना। हिस्ट्री में चल रहा है आपका 7 लेसन। कैमा लेसन चल रहा है? 10 नंबर के टेस्ट दीजिए, तो स्कोर बताना है सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? वो कैसा था? 1830 के बाद संवैधानिक राजतंत्र हुआ। संवैधानिक राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद कि निरंकुश राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा आंसर? संवैधानिक राजतंत्र। दिखाओ मत, बंद करो। संवैधानिक क्या हो जाएगा? राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए कि वह सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुआ? फ्रांस के हुआ था। सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? फ्रांस के। सेडोवा या सेडोन, किसका पराजय हुआ? फ्रांस की पराजय हुआ। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला तो वह किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सेडोन का युद्ध। अगला क्वेश्चन पूछिए, जालेवरीन की स्थापना किस राज्य में किया गया? जालेवरीन राज्य की स्थापना किस राज्य में किया गया? प्रसा में। कहाँ किया गया? आप सब समझ रहे जालेवरीन क्या है? तो एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र था ना, लेकिन वो नहीं है। बताइए अगला। हाँ चलिए अगला बोलिए बुआ, बताइए यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ? तुर्की के। किसका हुआ था? तुर्की के। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ? अगला क्वेश्चन, वह गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? अगला क्वेश्चन बताइए, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? लेनिन ने ना। किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता अभी बताए थे 1914। अभी बताया 1914। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1914 में। अगला हुआ, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन, जो भी आएगा। हो गया 10 को। खत्म कीजिए। किसको 10 बता 10 आया है? 10 बता 10 किसी को नहीं आया। सब पढ़ाया हुआ था। एक क्वेश्चन प्रसा वाला नहीं। जालेवरीन संस्था की स्थापना कहाँ हुआ? बस यही ना आया था कि सब पढ़ा दिए तब पर भी नहीं। चलो वो हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर कितना? 7। बुक निकालिए सब। चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीय। व्यापार एवं यहाँ पर हुआ क्या बुआ? देखो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, समझो एकदम, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप
क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुआ। उत्पादन में क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुआ और इस वृद्धि को है ना बेचने के लिए, अच्छी से खपत करने के लिए या लाभ कमाने के लिए क्या स्टार्ट किया? व्यापार। किसका? व्यापार। व्यापार से धीरे धीरे बउआ एक मार्केट का स्थापना हो गया। किसका स्थापना हो गया? मार्केट। मार्केट का, एक शहर का, जहां पर होगा क्या? शहर में एक आम लोग, एक आम जनता वहां पर अपने सामान को बउआ बेच सकता है या खरीद सकता है। बेच सकता है या क्या कर सकता है? खरीद कर सकता है। इससे इससे हुआ क्या? धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में बउआ क्या हो गया? फेमस हो गया। कौन? भूमंडलीकरण। क्या फेमस हो गया? भूमंडलीयकरण। यानी भूमंडलीयकरण का अर्थ हुआ कि एक स्थान पर विश्व के सभी देश की वस्तुएं, विश्व के सभी देश की वस्तुएं एक स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? भूमंडलीयकरण। या भूमंडलीयकरण में व्यापार वाणिज्य का होता है वह लेन देन। व्यापार और वाणिज्य का क्या होता है? लेन देन। हस्तांतरण होता, क्या होता? हस्तांतरण। उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? भूमंडलीयकरण। अच्छा, ये भूमंडलीयकरण या व्यापार किसका देन है? औद्योगिक क्रांति। व्यापार या भूमंडलीयकरण किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुआ? ब्रिटेन में। कब हुआ? 1750 के बाद। 1750 के बाद। 1750 के बाद। अब इससे हुआ क्या? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो लघु उद्योग था वह प्रायः क्या हो गया? बंद हो गया। और वो सभी लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब ये सभी लोग किस ओर जाएंगे? शहरों की ओर जाएंगे। किस ओर जाएंगे? शहरों की ओर जाएंगे। और जहां पर इन्हें आर्थिक स्थिति मतलब कि अच्छा स्थिति इनके साथ नहीं होगा। और पढ़े थे किसके बारे में? कौन मजदूर के बारे में? गिरमिटिया मजदूर के बारे में। जहां पर पश्चिमी क्षेत्र से उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने देश में, जैसे भारत एक औपनिवेशिक देश था। किसका औपनिवेशिक देश था? ब्रिटेन के ना। भारत औपनिवेशिक देश ना था। 200 वर्षों तक राज किया, तो कह सकते हैं भारत एक औपनिवेशिक देश था। किसका? ब्रिटेन का। अब यहाँ से क्या करेगा? उत्तर प्रदेश से बिहार के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती अपना देश भेजेगा और वहां पर नकदी फसलों को क्या करवाएगा? खेती, है ना। तो और उनके जो कंडीशन भी होगा, उनको वेतन अच्छा से नहीं देगा, उनको खाना अच्छा से नहीं देगा, रहने सहने के लिए उनको सभी तरह से प्रॉब्लम ही होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? गिरमिटिया मजदूर। अब बताए थे कि नकदी फसल में कौन कौन आएगा, है ना। एक नंबर इससे फिक्स कीजिए कि नकदी फसल में कौन कौन सा फसल आता है। ऐसे बताए थे एक ऐसे बताए थे गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर। बताए थे गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर। खेती में आएगा वो नकदी फसल। कौन सा फसल? नकदी फसल। नकदी फसल को ही बोलेंगे व्यावसायिक फसल। कौन सा फसल? व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल या इसी को बोलेंगे व्यापारिक फसल। कौन सा फसल हुआ? व्यापारिक फसल। इसका 3 नाम। ऐसा कोई साल नहीं है जिससे एक सवाल नहीं इससे बनता है 10वां में। ये टॉपिक हुआ एक ज्योग्राफी का मेन, लेकिन है ना। नकदी फसल इसी को बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? व्यावसायिक फसल और व्यापारिक फसल। यानी इस फसल का उद्देश्य ही होता है व्यापार करना, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट। यानी इसमें कम मेहनत होता है, ज्यादा मेहनत नहीं। जैसे धान में ज्यादा मेहनत होता है, गेहूं में ज्यादा, लेकिन इस समय ज्यादा मेहनत नहीं होता। एक बार लगाइए, बार बार लाभ कमाइए। अब जैसे गन्ना होता है, एक बार लगा दीजिए, बार बार लाभ। अब चाय वाला पत्ती होता है, खाली पत्ती कटिंग किया जाता है। तमिलनाडु में देखिएगा तो खाली पत्ती कटिंग होता है, बार बार नहीं लगता है, खाली पत्ता क्या होगा? कटिंग। हाँ, फिल्म में देखे तो सब खाली खेसारी लाल के फेराम लगल रहता है, अमीरा हुआ फेराम लगल रहता है। तमिल फिल्म देखेगा तो सब रहता है, सब देखते नहीं करता है। तो ये हुआ एक बार लगाइए, उससे बार बार लाभ कमाइए। उसे बोलेंगे व्यापारिक फसल या व्यवसायिक फसल या नकदी फसल। गन्ना एक बार लगाते हैं कि नहीं, चलते रहता है कि नहीं, उसको जबरदस्ती हम सब भल्लो हटा देते हैं, लेकिन कभी खत्म होगा, काट ले जाइए चलते रहेगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा चाय वाला पत्ती। समझ गया ना? है
समझा? तो इसमें आएगा कौन कौन बउआ, एक के मरते याद कीजिए, चाय कॉफी नहीं। गन्ना जूट तमाकू, गन्ना जूट तमाकू, गन्ना जूट तमाकू, तमाकू, चाय कॉफी रबड़, चाय कॉफी कितना ही से आपको पूछेगा, गन्ना जूट तमाकू चाय कॉफी रबड़। और स्पेशल पूछेगा गन्ना कौन सा फसल, नकदी फसल, जूट कौन सा फसल, नकदी फसल, तंबाकू कौन सा फसल, नकदी फसल, चाय कौन सा फसल, नकदी फसल, कॉफी कौन सा फसल, नकदी फसल, और रबड़ बउआ नंबर फिक्स है। तो गन्ना जूट तंबाकू, गन्ना जूट तंबाकू, चाय कॉफी, गन्ना जूट तंबाकू चाय कॉफी रबड़। नकदी फसल का दूसरा नाम व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक फसल का दूसरा नाम व्यापारिक पढ़े थे। उसके बाद विश्व आर्थिक मंदी आया, कब आया बा, 1929 ईस्वी में। हम पूछेगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया बउआ, 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी में। इन्होंने बउआ एक देश को नहीं बल्कि पूरा 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 देश के ही अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कौन, 1929 की आर्थिक मंदी, 1929 की आर्थिक मंदी एक देश के लिए नहीं बुआ, पूरा पूरा वर्ल्ड के लिए ही यह पूरा आधारित जो संरचना था या अर्थव्यवस्था था, चौपट कर दिया। कौन, 1929 की आर्थिक मंदी, 1929 की आर्थिक मंदी, यानी पूरा देश को यह प्रभावित किया, पूरा देश को क्या किया, प्रभावित किया, पूरा देश को क्या किया हुआ, प्रभावित किया। 1929 की आर्थिक मंदी। अभी तक कई बार विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया है, तो एक बार 1929 में, शायद अभी 1929 में है ना, अभी कहाँ हुआ 100 साल। चलिए अभी 2026 से चलिए निकालिए, कहाँ तक हुआ था कल, कहाँ से पढ़ेंगे, एक सौ 53 पेज। विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलो ठीक है, समझिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, बोलिए नहीं, गप करते रहते तो क्या आपको लगता है कि हम सीख जाते हैं ना। चलिए, विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। अरे विश्व बाजार बढ़ेगा, विश्व बाजार यानी बाजार जब स्थापना होगा तो एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात ज्यादा होगा, तो संबंध बदलेगा कि नहीं, रिलेशन बनेगा ना, अच्छा से रिलेशन नहीं बनेगा, बनेगा ना, तो यही है। देखिए, तो सन 1920 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों, क्या लिखा हुआ, मिटा हुआ इसमें, कारकों या आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण स्थान है। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 के बीच बनने वाली आर्थिक संबंधों को दो भागों बांटकर समझ सकते हैं। 1929 1900 है ना, 1900 क्या बोला हुआ, 1900 फिर से देखिए, फिर से पुनः से 1920 के बाद, 1920 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 की आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 तक, 1920 से 1945 तक के बीच बनने वाली आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांटकर हम समझेंगे। पहला कब से, 1920 से 1929 तक पहला फेज हो गया, और दूसरा फेज 1929 से 1945 तक, 1929 से 1945 तक का काल समानता या आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल था। प्रथम महायुद्ध के बाद, प्रथम महायुद्ध कब हुआ, 1918 तक पूरे यूरोप का प्रभाव छिन्न हो गया। यद्यपि
उपनिवेशों यानी एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ बोलेंगे रूस को, सोवियत संघ किसे कहा जाता है? रूस, ये तीन देश विश्व की सर्व प्रमुख शक्तिशाली के रूप में उभरे। कौन कौन तीन सा देश हुआ? अमेरिका, जापान, रूस। अमेरिका, जापान, रूस। अमेरिका, जापान अभी भी सबसे ताकतवर है, अमेरिका, जापान और रूस। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था अमेरिका में। यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ। मेन आपका जो चैप्टर था पहला से लेके चौथा चैप्टर तक ही, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। चलिए आगे देखिए। हुआ, इन 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। आर्थिक मंदी में कितना लोग बेरोजगार हो गए थे अमेरिका में? हाँ। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहां तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफी हुआ। तकनीकी यानी कि वह टेक्नोलॉजी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफी हुआ, जिसका प्रमाण 1928 से 1929 में 50 लाख कार की बिक्री हुआ। 50 लाख कार की क्या हुआ? बिक्री हुआ। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास केंद्रित हो गया। यानी जो भी कारखाना, फैक्ट्री था या पावर था, एक वह निश्चित हाथों में स्थित हो गया, केंद्रित हो गया। अब देखिए, सोवियत रूस यानी रूस और जापान, इन 2 देशों ने भी 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति किया। जापान और रूस, रूसिया और जापान। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। कौन हुआ? पढ़े थे ना हिंद चीन में राष्ट्रवाद, कुछ समय के लिए जापान भी किया था ना, अरे किया था ना, चीन हुआ। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरे, उस समय शासक देशों द्वारा किया गया स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। देखो यहाँ पर बॉक्स में देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन कल्याण की एक बड़ी योजना, यानी लोगों का कल्याण का एक ऐसी योजना से संबंधित नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया, उसे क्या बोलेंगे? न्यू डील। न्यू डील क्या बोलेंगे? न्यू डील। और न्यू डील जो लागू हुआ था वो अमेरिका में। कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। वह जो क्या है, जो आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्रों में नीतियों को भी नियमित किया गया इसमें। अब देखिए, 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना था। 1929 क्या बोले, पैराग्राफ चेंज में, 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी। जो आर्थिक मंदी एक देश पर आया था कि लगभग पूरा देश पर? पूरा देश पर आया था वह दुष्प्रभाव को। अच्छा, आर्थिक मंदी कैसे आया? अब जैसे कोरोना काल आया था, देख सकते हैं, लोग भूखे प्यासे भी मर रहे थे, तो मर रहा था ना, लोग नहीं मर रहा था। अभी तुम्हारा एज का पहला वो हो जाएगा, कर्फ्यू लगा बहुत 2 साल तक, जो 8वां में था 1 मरते, 9वां में, जो 7वां था 1 मरते, 8वां में। 2020 में समझ गए ना? हुआ था ना, ऐसे नहीं लगा था। तो यही आर्थिक मंदी। अब इसमें क्या हुआ, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था। अब जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, तो वो दोनों पर काफी क्षति हुआ होगा, अरे हुआ होगा ना। अच्छा, इससे प्रभावित भारत भी हुआ कि नहीं हुआ? अरे कुछ हुआ ना।
नहीं हुआ प्रभावित, अभी भी डर बना हुआ है। चलिए कौची हुआ, झुकनी बढ़ रहा है। देखिए देखो फिर से पैराग्राफ चेंज करते हुआ, ध्यान से खाली सुनिए, कुछ मत करो। अंडरलाइन भी कीजिएगा, बोलिएगा ना। 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। कहां से हुआ था बुआ? जो 1933 तक बना रहा। इसी बीच अमेरिका राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। 1932 में उन्होंने एक नई व्यवस्था लाया, न्यू डील। तो परीक्षा में आएगा कि न्यू डील किसने लागू किया था बउआ? हाँ, परीक्षा में आएगा न्यू डील किसने लागू किया था बउआ? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वह व्यक्ति का नाम है। न्यू डील एक नियम था। ये कहाँ लागू हुआ बउआ? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। पूछेगा न्यू डील किसने पारित किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये क्या है? 1932 ईस्वी में उन्होंने नई व्यवस्था। अच्छा कब लाया था वह न्यू डील, कब पारित हुआ? 1932 में। अच्छा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम भी कब हुआ था? 1932 में। अच्छा 1930 में कौन सा क्रांति हुआ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा 1931 में क्या होता? गांधी और इरविन के बीच समझौता। 1932 में क्या हुआ? क्या हुआ? न्यू डील लागू हुआ या यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। याद कीजिए 1930 में कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में क्या हुआ? गांधी और इरविन के बीच समझौता, या इसी को बोलेंगे दिल्ली समझौता। कौन से समझौता? दिल्ली समझौता। जो बैठक हुआ गांधी जी और इरविन के दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसको बोलेंगे दिल्ली समझौता भी या गांधी इरविन समझौता भी। चलिए 1932 में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में, या पूछेंगे अमेरिका में न्यू डील कब पारित हुआ? 1932। आगे देखिए। अच्छा यह एक व्यवस्था था, एक नियम था। इसमें हुआ क्या? न्यू डील में उन्होंने नई व्यवस्था न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। इसमें हुआ क्या? इसमें जन कल्याण, जन मतलब लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना शुरू किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि कृषि और उद्योग में यानी कृषि जगत में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में संतुलन लाना। क्या लाना? साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना। मानव को और स्वाधीनता यानी स्वयं लोक के धीनता का जो क्या हो, समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। किसका उद्देश्य? न्यू डील का उद्देश्य। किसका उद्देश्य? यानी कि उद्योग और कृषि में क्या लाना? संतुलन लाना, और वहां के लोगों को वहां को सुरक्षित रखना। किसका उद्देश्य था? न्यू डील तो नियम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। अच्छा न्यू डील के तहत कह सकते हैं, और इस स्वाधीनता को सुरक्षित रखना तथा जल कल्याण के तहत वो रेल मार्ग को विकास करना, सड़क मार्ग को विकास करना, पुल को बनाना, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया गया न्यू डील के तहत। किसके तहत? ताकि लोग व्यवसाय पनप सके, व्यवसाय मतलब लोग अपना सके, और रोजगार भी लोगों को मिले। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे को तय करना यानी एक फिक्स किया गया। किसके तहत हुआ? न्यू डील के तहत। किसके तहत? न्यू डील के तहत। यानी काम के घंटे को तय करना, मूल्यों में वृद्धि को रोकना, जो अत्यधिक इजाफा हो रहा था मूल्य में वस्तुओं के, उसको क्या करना? रोकना इत्यादि कार्य किया गया। किसके तहत किया गया? न्यू डील के तहत। न्यू डील कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब पारित हुआ? 1932 में। 1930 में कौन सा क्रांति हुआ? 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। 1932 में क्या हुआ?
न्यू दिल्ली की स्थापना या यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ? तुर्की देश। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। अब यहाँ पर हुआ क्या 1932 में, इसके तहत आर्थिक विकास को वृद्धि किया गया। इसके तहत सड़कों को बनाया गया, रेल मार्ग को बनाया गया, लोगों को ऋण दिया गया कि आर्थिक व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए, यानी लोगों के जीवन स्तर को ठीक किया जाए। किसके तहत हुआ? न्यू डील के तहत। न्यू डील के तहत नियम था। आगे देखिए, कृषि क्षेत्र में किसानों का कर शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया। युद्ध के बाद खराब स्थिति हुआ, युद्ध के पहले जैसा था, मतलब वैसा, मतलब स्थिति को ठीक करना, ये समझिए। पैराग्राफ चेंज। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए, उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश, ये सभी देश का नाम है, तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देश का संघ, देशों ने 1932 में ओटावा समझौता कर, चलिए परीक्षा पूछता है ओटावा समझौता कब हुआ बउआ? 1932 में। ओटावा समझौता कब हुआ बउआ? 1932 में। इसमें हुआ क्या? ओटावा समझौता कब हुआ? 1932 में। तो 3 डेट हो गया। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम 1932 बउआ। अमेरिका में न्यू डील कब पारित हुआ? 1932। बैठो, स्कूल हो रहा है यहाँ। उसके बाद ओटावा समझौता कब हुआ? 1932। चलिए आगे देखिए, 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात, आयात समझ रहे हैं ना, आयात समझ रहा ना, उस देश में आना दैट इज द आयात, उस देश से भेजना दैट इज द निर्यात। समझ गए ना? चलो, अगर भारत देश में कोई वस्तु आ रहा है तो भारत के लिए क्या हो जाएगा? भारत अगर कोई वस्तु को भेज रहा है दूसरा देश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आयात, इंपोर्ट मतलब निर्यात। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा? आयात निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब आयात, इंपोर्ट मतलब निर्यात। ये तो बोल रहे हैं, कहाँ उल्टा हम बोल रहे हैं? कम समझ रहा। चलो, ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। नार्वे देश से स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रतिबंध भी किया। 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ जिसने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े, ताकि व्यापार। उसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया जो सफल नहीं हो सका। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसमें 67 देश ने भाग लिया। कितना देश भाग लिया हुआ? और देशों की स्थिति को ठीक करने के लिए वो 1933 में लंदन में सम्मेलन हुआ जहां पर 67 देश के लोग क्या हुए? शामिल हुए। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति के अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही जिसका सभी देशों ने समर्थन तो किया लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में सफल नहीं हो पाया। लेकिन वो यह जो नियम हुआ कि मुद्रा को स्थिरता लाना चाहिए, सफल नहीं हो पाया। बॉक्स में देखिए, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद क्या है? देखो बॉक्स वाला। तो वैसा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के एक शब्द क्या है? शब्द अधिनायकवाद। अधिनायकवाद क्या है? तो वैसा राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ, एक व्यक्ति का सारी शक्तियां केंद्रित होती है, सारी शक्तियां केंद्रित होती है
वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनता है। यानी बुआ एक ऐसा सरकार को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी चुनाव क्या हो जाएगा, उसको पास शक्ति देंगे और वो हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा, उसी का अधिनायकवाद हो गया। आगे देखिए पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ है यानी कह सकते एकदम छोटी भाषा में एक बुआ एक पर्सनल व्यक्ति में पावर होना, एक पर्सनल व्यक्ति में क्या होना, चलो लेकिन वह हमारे लिए जनता के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। चलो मैं की छवि बना दो। चलिए आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। एक रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। कौन सा देश पर हुआ, रूस देश पर, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। दूसरे इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवाद शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ। क्योंकि विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी के निपटने में इस कदर उलझ गए कि उन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाया। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवाद और तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई और देशों को अपने लपेटे में ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उद्दित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को क्या किया बुआ, अब संभावी बना दिया। धीरे धीरे और कौन सा युद्ध होने लगता है, इसका जो रूप ले लेता है आर्थिक मंदी चलते चलते किसका कारण ले लेता हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व आज दैनंदिन होगा, मैथ भी पढ़ना है ना बुआ, इसको खत्म कर देते तो टेंशन कम हो जाएगा ना। 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। अब देखिए हमारा देश क्या हो चुका है, भारत देश क्या हो चुका है। अब ये क्या कारण क्या है, अब देखिए इसमें पढ़ते हैं 1950 के दशक के बाद परिवर्तन पूरा वर्ल्ड में। देखिए तो द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ, एक बार ये विस्तार से लिखता, थोड़ी हिस्ट्री है, लिखेगा विस्तार से तो वो खत्म होगा सिलेबस। पूरा डिटेल्स में रहेगा इतना, इसके लिए डिटेल्स मतलब कि यूपीएससी की तैयारी, तो उतना डिटेल्स में कैसे, यहाँ पर मैट्रिक लेवल ना रहेगा बुआ, आप यूपीएससी लेवल कहाँ समझ रहे हैं। चलो चलिए देखो 1950 के दशक के बाद परिवर्तन, चलो पूरा वर्ल्ड के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ, यानी पूरा वर्ल्ड लेवल पर आरंभ हुआ। यह प्रयास 1945 ईस्वी के याल्टा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, वर्तमान रूस की स्थान, याल्टा कहाँ है बउआ, रूस में, याल्टा कहाँ है, रूस में, चलो, के निर्णयानुसार अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ किसे बोलेंगे, अमेरिका को, और सोवियत संघ किसे बोलेंगे, रूस को, समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसे बोलेंगे, अमेरिका को, और सोवियत संघ किसे बोलेंगे, रूस को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं जैसे यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि के माध्यम से करना आरंभ किया। परंतु पुनर्निर्माण का सभी व्यवहारिक काम दो बड़े प्रभाव वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के साये में हुआ। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्धोत्तर काल की आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। कौन सा दो देश हुआ, रूस और अमेरिका, रूस और अमेरिका।
रूस और अमेरिका। अपने लगी ले लेके आगे देखो। राइस जूस नहीं है, लेमू वाला जूस है। चलिए चलो। संयुक्त राष्ट्र संघ किसे बोलेंगे? अमेरिका को। और सोवियत संघ किसे बोलेंगे? क्या? हाँ जी, जाइए किताब ले करके। हाँ चलो। चलो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसे बोलेंगे बउआ? अमेरिका को। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी क्या हो जाएगा? मॉस्को। चलो आगे देखिए। ये लड़का भारत चेंज होगा। दो महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकता है। यह सबक 1929 के महामंदी से मिला है। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होता है? रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अतः द्वितीय महायुद्ध के बाद कब हुआ? द्वितीय महायुद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्योंकि यह महसूस भी किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित किया जा सकता है। जब तक बाजार स्थापित नहीं होगा, जब तक सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक सभी लोगों की स्थिति ठीक नहीं होगा, तब तक बउआ यहाँ पर विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकता है। विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकता है। उपयुक्त आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थिति में न्यू हैम्पशायर, परीक्षा में पूछेगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान का संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। चलिए परीक्षा में पूछेगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 ईस्वी में। हाँ अच्छा, जुलाई 1944, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बोलिए खाली 1944 ईस्वी। 1944 ठीक है बुआ। जिसका जो उद्देश्य था कि मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिससे एक सहमति बनी, जिसका बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक, विकास बैंक या विश्व बैंक का भी गठन किया गया। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन किया गया। इन दोनों को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। रुपया समझ जिसे ऋण दे सके, ये सभी क्या था? ऋण देने वाला था। क्या देने वाला? इन दोनों ही संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव था। किसका प्रभाव था बुआ? छूट गया सॉरी। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया। कौन? विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक या और IMF को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास बैंक या विश्व बैंक, एक ही हुआ। ये दोनों जो था बुआ किसके अर्थी में चल रहा था? वो अमेरिका के अंडर में चल रहा था। 1947 में औपचारिक रूप में काम करना आरंभ किया। इन दोनों ही संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम रहा और आज भी वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और
संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। आगे क्या है अगला, वो 1945-1960 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। फिर है अभी पढ़े क्या 1950 के लगभग है ना, 1945-1960 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए देखो, इंटरेस्टेड जो चैप्टर था वो चौथा चैप्टर तक ही था, समझ गए ना। एगो लास्ट चैप्टर एकदम मजेदार लगेगा आपको, 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको आप इंटरेस्टेड होगा। देखो क्वेश्चन लेकिन इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा। चलो देखो 1945-1960 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय, अब देखो रिलेशन, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब संबंध स्थापित हो रहा है, ये कहानी है। देखिए 1945-1960 के दशक के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम देखेंगे। पहला, 1945 के बाद विश्व में 2 भिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभावों तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। इस स्थिति से विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म दिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। कितना गुटों में हुआ? 2 भागों में बट गया। कितना भागों में? एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देश के गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस, क्योंकि वो साम्यवादी जो साम्यवादी शासन कहाँ शुरुआत हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का प्रभाव कहाँ शुरू हुआ था? रूस में। तो एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देश का गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जिसकी विशेषता था कि राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले, समझ गए? पहला जो था साम्यवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी अर्थतंत्र वाली व्यवस्था। 2 देशों का गुट जिसकी विशेषता थी कि बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत रूस पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि और भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया, जिसमें पूर्वी यूरोप और उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों को वह सिर्फ अपने प्रभाव में ही ले सका। दूसरा क्षेत्र पूंजीवादी अर्थतंत्र, ये अर्थ मुझे समझ रहे हैं ना? हाँ, ये अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विकास के अंतर्गत आएगा। यह क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्यवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के 2 क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के तेल संपदा संपन्न देश, इराक, देखो ये सभी में तेल है, वो तेल, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबान, ये सभी वो तेल का जो संपदा अधिक। अभी ईरान में बताओ तेल कहाँ से आने वाला था? ईरान, सऊदी अरब, ईरान से। बुआ कहाँ से? अब जितना भी अभी जो देश आया हुआ, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तेल संपदा, तेल की कमी नहीं है। कहाँ कहाँ? इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबान, इन सभी देशों में तेलों की कमी, पेट्रोल, डीजल, ये सभी कमी नहीं है। गैस चल देखो, यमन में जबरन अपनी नीतियां को थोपने का काम किया। दक्षिण अमेरिका महादेशों के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया, जबकि पश्चिमी मध्य एशिया के देशों में अपने प्रभाव को अरब बहुसंख्यक आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवा कर बनाए रखने में सफल हुआ।
वस्तुतः अमेरिका यह जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था के आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस होता है। बताइए सही की गलती? तो बाजार को स्थापित करें तो वहां पर तेल और गैस होना बहुत जरूरी है। अरे तेल नहीं रहेगा तो वाहन चलेगा? तो तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में था। अतः वह हर हाल में इस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाए रखना चाहता था। वर्तमान में इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में इस संपदा का दोहन मतलब खर्चा उसकी या उसके सहयोगी राष्ट्रों की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि एक बात यह भी है कि अमेरिका उन क्षेत्रों पर स्थापित इस प्रभाव में वहां की अपनी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का भी बड़ा योगदान है। उन सभी देशों में शासन का स्वरूप राजाशाही माने राजा का शासन और तानाशाही सैनिकवाद का है जिसमें जनता की आवाज को सुना नहीं जाता है। वह इस दूसरे क्षेत्र का दूसरा घड़ा पश्चिमी यूरोप में कौन कौन आएगा? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन था। यहाँ भी 1945-1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संपदों का विकास हुआ था। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीतिक और अर्थ क्षेत्र में इन देशों का प्रभाव काफी छिन्न हो गया, काफी समाप्त हो गया। देखो सभी चैप्टर सोचिएगा इंटरेस्टेड रहेगा तो ऐसा होने वाला कुछ हार्ड भी रहता है, कुछ हुआ सरल भी रहता है, कुछ एकदम क्या दुर्भत्ता रहता है। तीन क्वेश्चन 3 लेवल का रहता है। पहला क्वेश्चन रहेगा सबसे बन जाएगा। कोई भी यूपीएससी लेवल हो या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन का स्तर कितना स्तर के रहता है? त्रिस्तरीय। पहला क्वेश्चन जो रहेगा मने कि मान लीजिए कई क्वेश्चन, मान लीजिए 35 का 35 ना 70, मान लीजिए 25 इसका, मान लीजिए मतलब 40 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वह सबसे बन जाएगा। जो पढ़ रहा है जो भी, जो नहीं पढ़ रहा है उससे भी सबसे बन जाएगा। यानी 40 क्वेश्चन सुनो ना, 40 क्वेश्चन ऐसा होता है जो सभी से बन जाता है। जो नहीं पढ़ता वो भी या जो पढ़ता है वो भी, लेकिन उतना में रिजल्ट नहीं होगा। 60 क्वेश्चन होता है जो तनी मनी पढ़ता है तो 60 क्वेश्चन बनता है, लेकिन उससे भी रिजल्ट नहीं होगा। 80-90 क्वेश्चन उसी से बनेगा जो पढ़ेगा पूर्ण रूप से, गहन रूप से पढ़ाई करेगा तब। यानी एक लो स्तर का क्वेश्चन, एक मिडिल स्तर का, एक हाई लेवल का क्वेश्चन। जो पूरा डिटेल से गहराई से पढ़ेगा वही हाई लेवल, और उसी हाई लेवल में रिजल्ट होगा आपका। समझ गया ना? बिहार पुलिस में होता है कि नए पढ़े तो 40 क्वेश्चन बना, पढ़ाती है वह बनेगा। अरे देखो जैसे मतलब कि नहीं पढ़ा था 40 क्वेश्चन बना, नहीं पढ़ेगा तो कितना बनेगा? 40 है। यानी जब तक गहराई से नहीं पढ़ेगा जब तक रिजल्ट है। हाँ, नहीं पढ़िएगा तो 40 क्वेश्चन, पढ़िएगा तो मतलब ऐसी पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा आधा पढ़िएगा तो 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट है 60 क्वेश्चन। तनी मनी जो पढ़ेगा तो 60 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा, 90 नंबर लाना पड़ेगा। यानी पूरा गहराई लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तब बात कर रहे हैं इसको, इसमें भी कुछ चैप्टर ऐसा था वो एकदम अच्छा लग रहा था, कुछ और कड़ा, अब वो एकदम ये और कड़ा लग रहा है ना। तो सब आसान रहेगा तो फिर वो सब अच्छा नंबर न ले आएगा। बताओ बिहार बोर्ड को फेल भी करना है ना। अरे मैथ में सब हल्के चैप्टर है। चलिए देखिए कहाँ तक हुआ बुआ? कहाँ तक हुआ बुआ? पैराग्राफ चेंज होगा? फिर से चलिए देखिए इस दूसरे क्षेत्र का दूसरा घड़ा पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन था।
यहाँ भी 1945-1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीति और अर्थ क्षेत्र में इन देशों का प्रभाव काफी क्षीण हो गया। 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेश उनसे छिन गए। 1970 आते आते वह छिन्न हो गया, उपनिवेश का काल खत्म हो गया, जिसके संसाधनों का दोहन करके उन देशों ने विश्व का अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग का एक नवीन युग को शुरुआत किया, जिसके इसे एकीकरण यूरोप के रूप में हम जानते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास वैसे तो 1945 के पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियाक के यूरोपीय संघ के विचार में हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आया, जब नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, सभी देश का नाम है, ने वेनेलक्स नामक संघ बनाया। इस प्रकार 1948 में ब्रुसेल्स की संधि हुआ। तो हम पूछता है ब्रुसेल्स की संधि कब हुआ? 1948 ईस्वी में, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुआ। आर्थिक सहयोग किया गया कोयला एवं इस्पात से, यानी लोहा से, इस्पात मतलब लौह संपदा हो जाएगा। इन प्रयासों के बीच पहला बड़ा कदम उठाया गया। 1957 में उस साल यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं ईबीसी की स्थापना की गई। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुए। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। देख रहा है? इधर आके देखो। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। ग्रेट ब्रिटेन यानी लंदन। इन सभी प्रयासों के बीच हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव इन सभी देशों पर स्पष्ट रूप से बना रहा, क्योंकि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में उसी के द्वारा सभी आर्थिक सहायता दिया जा रहा था। हम खाली पढ़ रहे हैं ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा क्षेत्र भी था जहां नवीन मतलब नया आर्थिक संबंध विकसित हुआ। वह क्षेत्र एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों का। 1947 में भारत आजादी के साथ ही इन देशों में स्वतंत्र का एक नई लहर पैदा हो गया। 1947 के बाद 1947 के बाद भारत के आजादी के साथ ही इन देशों में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा हो गई और अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आजाद हो गए। इन देशों पर तत्कालीन विश्व में के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस प्रयासों में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक, जो ऋण देने वाला कौन था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और किसके प्रभाव में था? वो अमेरिका के प्रभाव में। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर रूप से की, जबकि रूस अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। क्योंकि ये सभी नव स्वतंत्र देश लंबे औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक रूप से बिल्कुल विभिन्न हो गए थे, इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए इन्हें उन देशों से आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सहयोग चाहिए था। दोनों देशों ने अपनी नीतियां और आर्थिक विचारों के अनुसार सहयोग किया, साथ ही अपना प्रभाव भी उन देशों पर बढ़ाया। इस प्रयास में अमेरिका का सहयोग वहां के बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी किया। इसके उदाहरण के रूप में हम भारत के लौह इस्पात उद्योग को लेते हैं, जिसका विकास अमेरिका तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों और सोवियत रूस दोनों के सहयोग से हुआ। देखो कुछ है ना, कुछ चैप्टर रहेगा जो पता कुछ नहीं चलेगा ना, जिसमें आ सकते हैं वो ये 7वां चैप्टर ना, लेकिन इसको आज खत्म कर देते ना, है ना। उसके बाद 8वां चैप्टर आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं, है ना। 8वां चैप्टर लगेगा कि कुछ हम क्या कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आर्थिक संबंध है, रिलेशन बिटवीन कंट्री, दूसरा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो रहा है। आर्थिक स्थिति खराब है, कैसे सुधारा जाए, बस
बस इतना ही समझिए। चलिए पैराग्राफ चेंज होगा तब पैराग्राफ इधर पढ़ेंगे। लेकिन अब कहने का अच्छा, अब कहने का अर्थ हुआ कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो हम पढ़ा रहे ऑब्जेक्टिव बनबे करेगा, कैसे पढ़ाए नहीं बनेगा। अब देखिए खत्म कर देते तो कल अच्छा से पढ़ेंगे ना। भूमंडलीकरण आज के जीवकोपार्जन, भूमंडलीकरण मतलब भूमंडलीकरण समझ रहा ना, भूमंडलीयकरण, भूमंडलीयकरण जहां पर व्यापार व्यापार वाणिज्य का आयात एवं क्या होगा, निर्यात होगा, हस्तांतरण होगा, क्या होगा, हस्तांतरण। भूमंडलीकरण जीवकोपार्जन मतलब जीवन आपन और भूमंडलीकरण का अंतर संबंध अध्ययन क्षेत्र। हल्ला मत करो, अब खत्म हो जाएगा। टाइम कितना हुआ है? चलिए 9 बजे हो जाएगा खत्म। देखिए देखो, तो भूमंडलीकरण राजनीतिक या आर्थिक सामाजिक वैज्ञानिक का तथा, देखो पहले बॉक्स में देखिए भूमंडलीकरण क्या है, परीक्षा में आएगा आपका भूमंडलीकरण क्या है। देखो, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ा। कौन? भूमंडलीकरण। व्यापार से जोड़ा, वाणिज्य से जोड़ा, आयात निर्यात से जोड़ा, जोड़ा ना। तो वह जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया और संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। परिवर्तित ना, जहां पर कोई भी एक मिडिल क्लास के फैमिली भी अपनी वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत आया। जैसे भारत के लिए कौन सा एक ऐसा राज्य है, वह एक ऐसा राज्य है जहां पर भूमंडलीकरण का मतलब वहां पर दिखता है, तो मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई। क्या? मुंबई कौन सी है? राजधानी है। कुछ है हमको नहीं पता है। चलिए भूमंडलीकरण समझ गया ना, जहां पर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन एक होना ही क्या कहलाएगा, समझ गए ना। ये लास्ट हो रहा चैप्टर हमें सिखा रहा है। भूमंडलीकरण मतलब जहां पर राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, भौगोलिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, वैज्ञानिक, ये सभी क्या होगा, एक होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक। सही तो बोल रहा। अरे वैज्ञानिक मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वस्तु बनेगा, सभी देश आसानी से वहां पर से खरीद सकता है, लेन देन कर सकता। क्या हो गया, भूमंडलीकरण। क्या हुआ, तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन मतलब एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों में के लोगों को भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करता है, जोड़ने का काम करता है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाए जाने वाला एक रूपता या समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे भेष एक होना, भेष, भूसा, खान पान के स्तर पर कुछ मौलिक विशेषताएं विश्व के सभी देशों के समान रूप में पाई जा रही है। भूमंडलीकरण के उदय के विषय के इतिहासकारों और वैचारिक में काफी मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास के आरंभ से ही चला आ रहा है और यह समय समय के साथ वो उसका स्वरूप भी बदलता रहता है। जबकि विद्वानों का दूसरा समूह भूमंडलीकरण को पूंजीवादी से जोड़कर देखता है, जिसका उद्देश्य आधुनिक काल में हुआ। इस दृष्टि से उसका रिश्ता पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी भूमंडलीकरण दूसरा इतिहासकार का मानना है कि पूंजीवादी से जुड़ा हुआ। कौन? भूमंडलीकरण। और किसी को मानना है किससे हुआ, इसका जो परिणाम है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। कौन? भूमंडलीकरण। इन विचारों के आलोक में भूमंडलीकरण का उदय 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है, जो प्रत्यक्ष आधुनिकीकरण और पूंजीवादी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1950 के मध्य में 1850 के मध्य में जब पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया,
भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक स्तर होता गया। इसमें पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम भी काफी बढ़ गया। भूमंडलीकरण की पैराग्राफ चेंज। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य यानी 1850 के बाद से लेकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ काफी तीव्र हुआ। इस दौरान माल यानी वस्तु, पूंजी और श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार हुआ। वस्तु का भी हुआ, पूंजी का भी हुआ और लोगों का भी हुआ ना, लगातार बढ़ता गया। इस दौरान विकसित नवीन तकनीकों का भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु 1914 से 1991 ईस्वी के बीच भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। दो महायुद्ध, साम्यवादी क्रांति, सोवियत संघ और उसके गुट का निर्माण, उपनिवेशवाद की समाप्ति और भारत जैसे अनेक नवस्वतंत्र देशों का उदय और उसके द्वारा अपने बाजार और संसाधनों को अपने स्वतंत्र बड़का पाखी उनका चलो तो संसाधनों को अपने कची जाएगा और संसाधनों को अपने स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए आरक्षित करना तथा शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध समझता है, बताए थे संस्कृत में, एक दूसरे देश से जलना, समझ गए ना, उसको विकास से क्या होगा। हाँ हाँ, तो ये हुआ शीत युद्ध के कारण भूमंडलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया बाधित हो गया। क्या हो गया? बाधित हुआ। 1929-1930 के बीच महामंदी ने तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को बिल्कुल ही स्थिर कर दिया। कौन सी प्रक्रिया? भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को। कौन सी प्रक्रिया को? तथा व्यापार और पूंजी का प्रवाह बिल्कुल रुक गया बुआ। 1991 के बाद जब सोवियत साम्यवादी यानी रूस गुट का अवसान हो गया, अवसान मतलब समाप्त, अवसान मतलब अवसान हो गया, तो पूंजीवाद की यह बिल्कुल नवीन अवधारणा का विकास पुनः एक नए स्वरूप के साथ हुआ। भूमंडलीकरण नामक, देखो यहाँ पर एगो वर्ड छूट गया हुआ, देखो यहाँ पर देखिए नया शब्द ऊपर में देखिए, पहले बॉक्स में पूंजीवाद क्या है? तो पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा का ऊपर टिका है। देखो शीत युद्ध क्या है? तो राज नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्व करता देश सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सामरिक क्या तनाव, सामरिक क्या अरे द्वेष, जलन, असहिष्णुता, यही हुआ क्या? शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? चलिए, भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियम्स ने किया था। परीक्षा में पूछता है बुआ, भूमंडलीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बुआ? जॉन विलियम्स ने। जॉन, अंडरलाइन करो, जॉन विलियम्स ने कब? 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तब वह भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वह, और कहां प्रयोग किया गया था? अमेरिका में। किसने किया था? जॉन विलियम्स ने। किसने किया था? जॉन विलियम्स ने। 1990 के दशक में, 1990 के दशक में दक्षिणी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में पहले आरंभ किया। वे देश 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफी जर्जर हो गया था। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में स्थापित में आया। विश्व व्यापार संस्था WTO, चलो परीक्षा में पूछेगा, विश्व व्यापार यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ। कब हुआ? ऊपर में अंडरलाइन कीजिए हुआ। विश्व व्यापार संस्था की स्थापना यानी WTO, WHO अलग है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो स्वास्थ्य वाला है,
या विश्व व्यापार वाला, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 में। लेकिन पूछेगा जिनेवा समझौता 1954 में, अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 हुआ, 1995 में। तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठन जैसे G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ G15, G77, दाक्षिण, सार्क इत्यादि का भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, देखिए बॉक्स में, तो वह कई देश में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। 1920 के बाद से इस तरह की कंपनियां का उत्कर्ष हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफी बढ़ा। कल हंस रहा है, हो जाएगा, चलो खत्म, देखो खत्म ही कर देते हैं इसको। आज जीवोपार्जन और भूमंडलीकरण का ये अंतर संबंध है। चलिए आज है जो भूमंडलीकरण जो है आज के लिए वह कैसे जीवन को जीवोपार्जन ये सब बस टॉनिक के कमाल है, बस रहने दीजिए, उसे मत रहिए। टॉनिक समझ रहा है ना? ये सब इथाइल अल्कोहल का प्रभाव है। चलो देखिए आज के संदर्भ में भूमंडलीकरण कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, जीवन स्तर को समझिए। वर्तमान परिदृश्य में आज के समय में भूमंडलीकरण का प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। अब किसी भी देश की शक्ति और क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों या सैनिकों की संख्या के बजाय नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा। बता सही है कि गलत है? आज जो विकसित बनता, बताइए युद्ध में कितना आगे है, तो उससे नहीं, वहां के लोगों का जीवन स्तर किस पर आधार पर है, तो उससे पता लगाया जाता विकास की स्थिति। विकास की तुम कितना छुपा करके गोली बंदूक बारूद, उससे नहीं, वहां के लोगों का किस प्रकार का जीवन स्तर है, तो उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या वह देश शक्तिशाली है, ऐसे है ना। जीवन स्तर से पता लगाया जाता है। चलिए प्रति व्यक्ति इनकम से पता लगाया जाता है। आगे देखो अर्थव्यवस्था के शक्ति को स्थापित करने में भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप, भूमंडलीकरण के आर्थिक अचुआ देख रहा नहीं है, बुक कहाँ देख रहा है? देखो देखिए फिर से पुनः देखिए बुआ, वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। अब किसी भी देश की शक्ति की क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों या सैनिकों से नहीं होगा, तो किससे होगा? बजाय नागरिकों की समृद्धि से होगा। देश की जनता के क्या होगा? देश की जनता कितना समृद्ध है, उसका जीवन स्तर किस प्रकार का, उनका प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, एक व्यक्ति किनका इनकम प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके आधार पर लोगों को क्या चलेगा, मतलब वह देश शक्तिशाली
के बारे में पता, वह कितना देश समृद्ध है, तो इससे पता चलेगा, प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा। अर्थव्यवस्था की शक्ति को स्थापित करने में भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण युक्त आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य तत्व है। इस प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य विश्व को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में परिवर्तित करना, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन और संस्थाओं तथा क्षेत्रीय संघों की बड़ी भूमिका है। और अगर आप अभी जिस समय में हम रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमंडली का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण जीवकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगह साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हुआ? सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? तो सड़क वाहन आ जाएगा, एक पोस्टमैन डाकिया आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे, बैंक आ जाएगा, ये सभी सेवा क्षेत्र। यानी ऐसा 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 मतलब काम जो आपको सेवा देगा। सेवा जैसे बैंक आपको सेवा करता है कि नहीं, वाहन आपको सेवा करता है कि नहीं, डाकघर आपको सेवा करता है कि नहीं, रेल मार्ग आपको सेवा करता है कि नहीं, बस मार्ग आपको सेवा करता है कि नहीं, तो ये सभी सेवा क्षेत्र आएगा। सेवा क्षेत्र आपको तीन तरह से पढ़ाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे और तृतीयक क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र समझ रहा, आपका बैंक आ जाएगा, परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन पूछा ले, बैंकिंग प्रणाली कौन सा क्षेत्र में आएगा? सेवा क्षेत्र। इसे तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा क्षेत्र? बैंक सेवा किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। डाकिया सेवा किस में आएगा? रेल मार्ग कौन सा सेवा में आएगा? हवाई अड्डा कौन सा क्षेत्र में आएगा? जितना भी आपको सेवा करेगा वो तृतीय क्षेत्र में। टेलीफोन किस में आ जाएगा? आपको करता है ना टेलीफोन, वहां आपको सेवा कर रहा है ना। रेलवे लाइन किस में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। टेलीफोन संचार किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र। चलो आगे देखो, आगे देखिए, देखो आगे दिया हुआ आपको, देखिए कहाँ पढ़े थे वो? मोबाइल फोन अभी जिस ठीक है था, अभी जिस समय में हम रह रहे हैं उसके आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिख रहा है। शांत रहिए। भूमंडलीकरण के कारण जीवकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर पर भी, कस्बा पर भी, गांव और सभी जगह साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ है, जिससे जीवकोपार्जन अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। कई नए क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब वैसी आर्थिक गतिविधियां, देखो समझ लो यहाँ पर, सेवा क्षेत्र का मतलब वैसी आर्थिक गतिविधियां से जिसमें लोगों से विभिन्न प्रकार का की सुविधाएं प्रदान करने वाले बदले पैसा लिया जाता, जैसे यातायात। यातायात समझ रहे हैं ना, सड़क मार्ग हो गया ना, बस से आप यातायात करते हैं, मारुति से करते हैं, रेल मार्ग से करते हैं, हवाई अड्डा से करते हैं, ये सब यातायात हो गया। तो यातायात हो जाएगा बुआ, देखो देखो यातायात में है, बस हो गया, हवाई जहाज या टैक्सी, ये सभी तृतीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में आएगा? देखिए बैंक आले, बीमा आले, दी जाने वाली सुविधा, दूर संचार यानी टेलीफोन, सूचना तकनीक जैसे मोबाइल फोन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, इंटरनेट, ये सब कौन सा क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र को और क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कई एक बार परीक्षा में पूछा गया तृतीय क्षेत्र को और क्या कहते हैं? होटल आ जाएगा, रेस्टोरेंट आ जाएगा, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल आ जाएगा, वैसा स्थान जहाँ एक ही जगह जीवन की सारी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु मिलती है। कॉल सेंटर, वैसी जगह जहाँ किसी कंपनी संबंधित सभी क्रियाकलापों के विषय में फोन या इंटरनेट पर जानकारी दी जाती है।
उपयुक्त वर्णित क्षेत्र जैसे भूमंडलीकरण के दौरान काफी तेजी से फैला, जिससे लोगों के जीवनोपार्जन को कई नवीन अवसर मिले। बताओ, तो यही तो भूमंडलीकरण हुआ। बताओ, कौन जितना बोले, मोबाइल फोन को कौन यूज कर रहा है, इंटरनेट को कौन यूज कर रहा है, कंप्यूटर को कौन यूज कर रहा है? चलिए पैराग्राफ चेंज। आप गांव में रहते हो या शहर में? आप गांव में रहते हो या शहर में, देखते होंगे कि मोबाइल फोन और उससे संबंधित सुविधाएं को देने के लिए एक छोटी बड़ी दुकानें खुली रही हैं, इसमें कई लोग कार्य करते हैं, उन सभी को अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार निजी प्राइवेट कंपनी या बैंक, रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है कि लोग आप जैसे को लाभकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करते मिल जाएंगे। यही है कि बीमा क्षेत्र का विस्तार, जिससे इससे जुड़कर गांव या शहर के लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारत या बिहार के पर्यटक स्थल बोध गया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसी दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए, जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना और संचार के अंतर्गत ही आप देखते होंगे कि निजी डाक सेवा, कोरियर सेवा, कौन सा सेवा? कोरियर सेवा। प्राइवेट होता है कि सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट होता है। चलिए, कोरियर सेवा, साथ ही साथ 3-4 कंप्यूटर लगाकर एक दुकान में तुरंत तस्वीर दे देना, लिखित सामग्री को छापना, परीक्षा परिणाम की जानकारी देना, नवीन सूचना को प्रदान करना इत्यादि ऐसी चीजें को एक साथ किया जाता है। इस क्षेत्र में भारत और बिहार के हजारों लोगों को रोजगार मिला। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को और उसी के अनुरूप बढ़ाया। उसकी पूर्ति हेतु नए नए सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी आजीविका क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। इस प्रक्रिया ने लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बीच एक अंतर संबंध है। पैराग्राफ चेंज, कंक्लूजन दिया हुआ है। इस तरह आधुनिक युग में, आज के समय में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व अर्थतंत्र और विश्व बाजार के जिस स्वरूप की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसने आर्थिक के साथ साथ किसका परिवर्तन लाया? राजनीतिक जीवन को भी गहराई रूप से प्रभावित किया। 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ा, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक हो गया। 1991 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत ही एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ, जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण ने संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया था। केंद्र कौन था? हुआ केंद्र कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भूमंडलीकरण का उसकी मुद्रा डॉलर, सबसे बड़ा कौन होता है? डॉलर। उसकी मुद्रा डॉलर पूरे विश्व के मानक मुद्रा बन गई थी। उसकी कंपनियों को पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई। अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ने अमेरिका केंद्रित विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आज विश्व एक ध्रुवीय स्वरूप में बदलकर प्रभावशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आर्थिक नीतियों के हिसाब से चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने अमेरिका के नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसका असर आज संपूर्ण विश्व में महसूस किया जा रहा है। सब क्या किया? लाल हो काहल मुँह फुलैले है, झुकनी भर रहा है, ते सुतल हुआ। देखो ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं? कुछ हुआ? एकदम रेस्ट। देखिए
ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेल मार्ग। रेल मार्ग, रेशम मार्ग, कौन सा मार्ग हो जाएगा? प्राचीन काल में पहला विश्व बाजार। चलो अगला क्वेश्चन, फाइल खोल ले है ऑब्जेक्टिव, आप पहले बुक वाल देखिए। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? बताए थे सबसे पहले यहाँ ही सबसे बड़ा था, जो पूरा एशिया को संभाले हुआ था, यूरोप को और अफ्रीका महादेश को। एक ही बड़ा एक अलेक्जेंड्रिया शहर था, सबसे पहले विकसित हुआ था, जहां से वह सभी को आयात निर्यात वही से करना पड़ता था। आगे, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? वही क्रांति हुआ। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए अगला, विश्व बाजार की विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी ना, 18वीं न होगा, 1750 के बाद न रे बकलोल, कौन शताब्दी? तब अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929। अगला, आर्थिक संकट मंदी कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो वह गण नंबर बारिएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो अभी पढ़ाए थे, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 पढ़ाए थे, 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। देखो क्वेश्चन किस प्रकार का लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व बाजार किसे कहेंगे? औद्योगिक क्रांति क्या है? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ब्रिटेन वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 1929 के आर्थिक संकट कारण को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 में है। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान की भूमिका को स्पष्ट करें। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डालें। भूमंडलीकरण के भारत पर क्या असर पड़ा? विश्व बाजार के लाभ एवं हानि को क्या करें? लघुत्तरीय था और दीर्घोत्तरीय है। अति लघुत्तरीय है ना। 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों का चर्चा करें। 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालें। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों पर क्या असर पड़ा? 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखे। दो महायुद्धों के बाद बीच 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर एक क्या लिखे? जीवन। लेकिन अगला चैप्टर आपका